जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर सीटेट का पेपर एनालिसिस करेंगे जो कल एग्जाम हुआ है। वर्तमान में जो 2022-23 सीटेट चल रहा है उस सीटेट में जो 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ है सीडीपी का स्पेशली जो पेपर हुआ है उस पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर जो है, ये जो एनालिसिस सीरीज है या जो ये पेपर डिस्कशन है, ये उन लोगों के लिए जो एग्जाम दे चुके हैं अपना ओवरव्यू लेने के लिए, तथा जिनका आगे आने वाले जो एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम आगे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीडीपी की कुछ स्पेशल सीरीज करेंगे और एक आध दो चार क्वेश्चन जो ईवीएस से आया हुआ है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे जो सीडीपी में पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में जो कॉमन जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जो है उसका एग्जांपल आपसे पूछा हुआ है, उदाहरण पूछा हुआ है। तो ग्रॉस मोटर स्किल जैसे आप जानते हैं कि जो विकास है उसके 4 ब्रॉड डोमेन है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। जिसमें फिजिकल जो डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका ही एक पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है गतिक विकास। ये गति से संबंधित है, हाथ पांव चलाना, दौड़ना, जितनी तरीके की जो फिजिकल एक्टिविटी है ये सभी मोटर डेवलपमेंट में शामिल है। और इस मोटर डेवलपमेंट में भी 2 पार्ट है, एक है ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। तो ये पूछा हुआ है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का जो एग्जांपल है वो कौन होगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो सभी क्रियाएं एक्टिविटी आ जाती है जिनमें बड़े मसल्स का यूज होता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, आपका थ्रोइंग, फेंकना, कूदना, जंप करना। जितने भी बड़े मसल्स का काम है, बड़े मसल मांसपेशियों के उपयोग से जो काम किया जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो सब आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। और जितने सूक्ष्म बारीकियों वाले काम हैं जो आपके फिंगर के या मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन से काम होता है, जैसे आपका राइटिंग है, आपका ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्क्रिबलिंग हो गया, या आप सुई धागा लगा रहे हैं, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल है जिसमें आप सूक्ष्म बारीकियों वाले काम कर रहे हैं या फिंगर के कोऑर्डिनेशन से काम होता है। लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो बड़े मांसपेशियों का यूज है। तो ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जांपल पूछेगा तो उसमें से अगर रनिंग हो, जंपिंग हो, थ्रोइंग हो, आपका दौड़ना, कूदना, भागना, जितना भी बड़े मसल्स का या बड़े बड़े फिजिकल एक्टिविटी है वो सभी आपके ग्रॉस मोटर स्किल। आपके ऑप्शन में देख लेना है जो भी बड़े मांसपेशियों के यूज वाला हो, जैसे जंपिंग, थ्रोइंग, आपका हो सकता है कूदना, हो सकता है भागना, हो सकता है रनिंग वगैरह, जितना बड़े मांसपेशियों का काम है वो सब आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनईपी से आया हुआ है। एनईपी 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2020, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है एनईपी 2020 कि ये किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो ये हमारा जो ये मॉडल है या स्ट्रक्चर है ये 5+3+3+4 मॉडल इसको बोलते हैं। ये पहला 5 साल, पहले 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 यानी 12th तक की बात करती है। आपका ये प्री स्कूलिंग से लेकर के और 10+2 की शिक्षा की ये बात करता है एनईपी 2020, जिसका एटीट्यूड जो मॉडल अगर आपसे पूछे तो ये 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जांपल ऑफ इमोशन पूछा हुआ है। व्हाट इज नॉट एग्जांपल ऑफ इमोशन। इन निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका इमोशन है, संवेग है, उसका उदाहरण नहीं है। तो जॉन डी वाटसन ने, जो फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट है, जॉन डी वाटसन ने कहा हुआ है कि बच्चे में जन्म से 3 इमोशन प्रेजेंट है। एक है फियर, दूसरा है एंगर और तीसरा है लव। यानी आप इसको क्रोध या आप इसको डर, ये क्रोध या गुस्सा, एंगर, लव मतलब प्यार, प्रेम, ये 3 इमोशन जन्म से प्रेजेंट है। लेकिन मैक्लूगन जो है, जिन्होंने बेसिक इंस्टिंक्ट की बात की है, वो 14 मूल इमोशन की बात करते हैं और उस 14 जो
बेसिक इमोशंस है उससे 14 जो रिएक्शन जनरेट होते हैं उसके ऊपर ओवरऑल बात करते हैं। लेकिन आपको अगर देख लेना है, अगर इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन थे, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दे लॉजिकली भी वही सही है या अकॉर्डिंग टू पॉइंट भी बात करेंगे तो आपका चौथा एक्शन जो ऑप्शन था वो मे भी थिंकिंग था। तो थिंकिंग जो है ये आपका कॉग्निशन का पार्ट है, विचार करना, ये मानसिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है या कॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो फियर, एंगर और लव जो है ये इमोशन है, और थिंकिंग जो है ये कॉग्निशन से, आपके दिमाग से, ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी है। तो कौन नहीं है, तो नहीं यहाँ पूछता है, नॉट पूछा है तो आपका थिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि फियर, एंगर और लव जो है ये इमोशन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब कि जहां आप हाथ पांव से या गति के रूप में आप में जो अक्षमता है, गति अक्षमता, आप इसको बोल सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपकी गति अक्षमता है, आप दौड़ भाग कूद करने में, जंप करने में, रनिंग करने में, यानी फिजिकल जो ब्रॉड फिजिकल एक्टिविटी है उसके करने में आप एबल नहीं है, अक्षम है, यही आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसमें शारीरिक रूप से आप अक्षमता को यह दर्शाता है लोकोमोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ये आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है। तो जो सीरीज है या जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से है। एक तो है सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल शिरोध पदोन्मुखी विकास इसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल यह आपका समीपस्थ दूरस्थ विकास ऐसे कुछ करके बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि सेफेलोकॉर्डल जो है वो हेड टू टू बात करता है, हेड टू टू, यानी सिर से लेकर पैर तक की विकास की जो दिशा है या सिद्धांत है ये आपका सेफेलोकॉर्डल है। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है ये आपका सेंटर टू पेरिफेरी बात करता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर, एक्सट्रीमिटीज की ओर, जहां नाखून है आपका तो ये लास्ट एक्सट्रीमिटीज है, इससे आगे आपका कुछ नहीं है। तो सेंटर से जब एक्सट्रीमिटीज तक चीजें बढ़ती हैं या फैलती हैं वो प्रोक्सिमोडिस्टल है, और जब हेड टू टू यानी सर से लेके पांव तक जो विकास की दिशा है वो आपका सेफेलोकॉर्डल है। तो यही सीक्वेंस है, यही इसकी डायरेक्शन है, सेफेलोकॉर्डल हेड टू टू और प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी या केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट आपका एनसीएफ से क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से आपका क्वेश्चन है। तो एनसीएफ जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, यानी रचनावाद पे बेस्ड है। वो मानता है कि बच्चे को आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने दे, एक्सप्लोर करने दे, आप एक्सप्लोर करने दे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने दे, बच्चे को सेंटर में रखें, और बच्चे को, क्योंकि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटी है कि वो चीजों को सीख सकता है, और टीचर क्या है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक जो है उस सुविधादाता के रूप में काम करे, बच्चे को जहां दिक्कत हो, जहां परेशानी हो वहां हेल्प करे, और बाकी वैसा इन्वायरमेंट और वैसा स्ट्रक्चर तैयार करे जहां बच्चा जो है एक्टिविटी कर सके, खेल कूद कर सके, अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटियों को बाहर निकाल सके, कुछ एक्सप्लोर कर सके, और आप सुविधादाता के रूप में उसको समय समय पर जहां उसको दिक्कत है वहां आप गाइड करें या निर्देशित करें। तो एनसीएफ को एक बार देख लेना है। टीचर्स मंत्रा जो चैनल है इस पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सब वीडियो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। विशेष अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है जिसका एग्जाम बाकी है तो आप जाके ऐप से इस चीजों को पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आरटीई से था, आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उससे क्वेश्चन था। तो आरटीई एक्ट जो है वो आपका के आरटीई एक्ट 2009 में बना हुआ था, और आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। ये बना 2009 में, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ, और 135वां राष्ट्र बन गया हिंदुस्तान या भारत जिन्होंने शिक्षा को या एजुकेशन को फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बनाया हो। आरटीई एक्ट जो है ये आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, जो जनरल बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, और डिसेबल्ड बच्चे के लिए 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। इसका टैगलाइन ही था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि आर्टिकल 51 अल्फा के में ये जो पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स है, उनका फंडामेंटल ड्यूटी भी बताया गया है कि वो अपने बच्चे को एटलीस्ट प्राइमरी की जो एजुकेशन है वो मिनिमम दिलाए।
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या बच्चा अगर इच्छुक है या शिक्षक या पेरेंट्स अगर किसी में भी कोई भी अगर उसको इस शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास करता है तो इसके लिए पनिशमेंट है, आपको सजा हो सकती है, कोर्ट जा सकता है बच्चा अपने अधिकार के हनन के लिए। और किसी प्रकार की कैपिटेशन फी नहीं लेनी है। स्कूल में किसी प्रकार का कोई भी आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं, डेफिशिएंसी के आधार पर किसी भी आधार पे आप बच्चे के एडमिशन को डिनाई नहीं सकते हैं। तमाम तरह की चीजें आरटीई 2009 ने बनाया है, लेकिन इसका ये क्रक्स है और जिसका अभी एग्जाम बाकी है वो आरटीई 2009 को एक बार फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आपका एनईपी से 2-3 क्वेश्चन था जो हर सब्जेक्ट में था। नॉम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन था। नॉम चॉम्स्की जो एक नेटिविस्ट या लैंग्वेजिस्ट थे जिन्होंने भाषा एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, अर्थात लैड की बात इन्होंने किया है कि जो ह्यूमन ब्रेन में एक लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, जिसकी मदद से कोई बच्चा जो है भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ या क्षमता के साथ जन्म लेता है। और यही वो चीज है जो बच्चे को अपने समाज में या इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करने पे वो भाषा को स्वतः या स्वयं सीख पाता है या अर्जित कर पाता है। नॉम चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं और इनबॉर्न एबिलिटी की बात करते हैं, जन्मजात क्षमता की बात करते हैं, भाषा को लर्न करने की या एक्वायर करने की। एक क्वेश्चन आपका पियाजे से था। जीन पियाजे एमिनेंट नेम है सीटेट के लिए। एक आपके ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं। ये एक रचनावादी हैं और स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज की बात करते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दिया है। ये स्कीमा की भी बात करते हैं जो पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन या रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट या प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन या प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन की भी बात करते हैं। एकोमोडेशन क्या है? किसी चीज को फेर बदल करके या उसमें बदलाव करके नई कुछ चीज ऐड करना। एसिमिलेशन है कि डायरेक्ट आप किसी चीज को ऐड कर लेते हैं, एसिमिलेशन। जब पुरानी चीजों को या पुरानी स्कीमा को, पुरानी अपने कॉन्सेप्ट को बदल के आप दूसरी कोई नई चीज लाते हैं, वो आपका है एकोमोडेशन। तो ये सारी चीजें पियाजे को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन वाइगोस्की से भी था, एक या 2 क्वेश्चन था आपका वाइगोस्की से, जो एक रशियन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और इन्होंने सामाजिक या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। जो लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 तत्वों को या 3 एलिमेंट को महत्वपूर्ण माना है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है कल्चर। यानी संस्कृति, समाज और भाषा को ये एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ये सोशल इंटरेक्शन को, जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, उसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो वाइगोस्की को भी एक बार पढ़ लेना है। आपका जेंडर से एक क्वेश्चन था, जेंडर जो मेल और फीमेल, जिसपे हम लोग कल भी बात किए हुए थे, जेंडर रिपीट हो रहा है। जेंडर से क्वेश्चन था, मेल है फीमेल है, उसमें 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें पहले 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को ऑटोजोम्स तथा 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और यही 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स है ये आपका जेंडर डिटर्मिनेंट है या निर्धारक है, जिसके बेसिस पे एक बच्चा जो जन्म लेता है उसका जेंडर या सेक्स निर्धारित होता है। और जेंडर जो है, ये जेंडर आपका जो शब्द है ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स जो वर्ड है ये आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो जेंडर को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका गार्डनर से था। हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिनमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात कही है, उससे भी एक क्वेश्चन था। आई थिंक म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे कुछ क्वेश्चन था, उसको एक बार वो 8 इंटेलिजेंस के जो टाइप है उसको एक बार पढ़ लेना है, जिनमें वर्बल लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्थेटिक और आपका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक वगैरह 8 प्रकार के टोटल इंटेलिजेंस की बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 की इनकी एक बुक थी। इस बुक के माध्यम से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है उसमें।
नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को मिला करके। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ लेना है। ग्रोथ जो है वो ओनली फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। मनुष्य के शारीरिक पक्ष में जो भी परिवर्तन है या वृद्धि का अर्थ ही है, ग्रोथ का अर्थ ही है बढ़ना या फैलना। तो शारीरिक पक्ष में जो भी बदलाव है वो सब ग्रोथ, और ओवरऑल मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और उनके संवेगिक, यानी ओवरऑल जीवन के जो 4 पक्ष हैं, जो 4 ब्रॉड टर्म है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इन सभी पक्षों में जो परिवर्तन है आपका डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ है। इस ग्रोथ के 4 ब्रॉड टर्म है। फिर इसमें स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चे की विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उसको आपको देख लेना है। ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट से बार बार क्वेश्चन, क्योंकि आपके ये सिलेबस में भी है और इससे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, तो एक बार ग्रोथ और डेवलपमेंट को ओवरऑल देख लेना है। डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था, लेकिन डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन था। डिसलेक्सिया जो है ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है, ये रीडिंग डिसऑर्डर है, उसको पढ़ने में कठिनाई होगी, शब्दों को, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, या ओवरऑल रीडिंग जो है वो रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। एक होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया ये आपका कैलकुलेशन डिसऑर्डर है। एक होता है डिसग्राफिया, वो आपका राइटिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही है लिखना। तो डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया जो है रीडिंग डिसऑर्डर है, और डिसकैलकुलिया कैलकुलेटिव डिसऑर्डर है। अभी आपने कुछ देर पहले सीडीपी में क्वेश्चन आया था लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो आपका मोटर डिसेबिलिटी है, जिसमें गति से संबंधित समस्याएं हैं, या एक बच्चा अक्षमता दिखाता है अपने गति में या फिजिकल एक्टिविटी में। ये कुल मिलाकर के कुछ क्वेश्चन थे जो तमाम बच्चों के ओवरव्यू लेकर के ये लाया गया है। कुछ हम बात कर लेते हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चन की। तो मधुबनी पेंटिंग को आपको पढ़ लेना है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, मछलियां सबकी चित्र बनाई जाती है, और उसका जो घोल है वो चावल के पीसे हुए चावल के साथ नील वगैरह को मिला करके वो बनाया जाता है। मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसी के नाम पर ये पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग विख्यात है। आपको टाइगर बाघ के बारे में पढ़ लेना है। बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है, अंधेरे में भी वो चीजों को पहचान पाता है, या वह झाड़ियों के हिलने से या शिकारियों के आने की दोनों की आवाज में डिफरेंट कर पाता है। इस प्रकार बाघ के बारे में आपको एनसीईआरटी में टाइगर के बारे में कुछ चीजें दिया हुआ है, उस चीजों को आपको देख लेना है। हाउस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कहाँ किस प्रकार के घर, जैसे असम में बैम्बो के घर होते हैं, आपके उत्तराखंड में किस प्रकार के घर हैं, तो आपको हाउस से रिलेटेड चीजें पढ़ लेनी है, क्योंकि घर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो घर पढ़ लेना। एलिफेंट जो हाथिया है, जो हाथी है, एलिफेंट से रिलेटेड, ये सब आपके एनसीईआरटी सिलेबस में गिवन है। एलिफेंट के बारे में पढ़ लेना है कि कैसे वो 10-12 के झुंड में रहते हैं, 14-15 साल की उम्र में आई थिंक वो झुंड छोड़ देते हैं। उसकी जो सबसे जो फीमेल जो उसकी एलिफेंट है या मादा हाथी है, वो पूरे झुंड को या हर्ड को लीड करती है। स्लॉथ के बारे में पढ़ लेता है। स्लॉथ एक एनिमल है जो आपका 17 घंटा पेड़ों से उल्टा लटक के सोता है, या भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। और ये एक बार और मुश्किलन ये 40 वर्ष इसकी जो टाइम पीरियड है लाइफ की, इस 40 साल में ये कुल मिला के 8 पेड़ों पे ही निवास करता है, यानी तकरीबन एक पेड़ पे 5 साल रहता है और उल्टा लटक के सोता है, और 17 घंटा वह उल्टा लटक के पेड़ पे सोता है। और वीक में, सप्ताह में एक आध बार कभी कभी वो शौच के लिए पेड़ से निकलता है। तो स्लॉथ के बारे में एक बार पढ़ लेना है। बर्ड्स के बारे में जो पक्षियां हैं, रॉबिन बर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है, कलचिड़ी है, वो क्या क्या काम है, क्या क्या एक्टिविटी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में एक बार बर्ड्स के बारे में पढ़ लेना है। थीम्स से क्वेश्चन आया हुआ है, थीम्स और सब थीम्स से। तो ईवीएस में जो है 6 थीम्स है। ईवीएस में मुख्य थीम्स जो है या मुख्य विषय है, इसके ऊपर आपका पूरा ईवीएस बेस्ड है। वो 6 थीम्स में है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फैमिली एंड फ्रेंड, वाटर, फूड, चौथा है
सेंटर ट्रैवल है, पांचवा है ट्रैवल, और छठा है आपका थिंक वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम्स है बेसिकली, ये विषय है जिसके ऊपर हमारा पूरा जो ईवीएस है वो बेस्ट है। फैमिली एंड फ्रेंड, जिस परिवार अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर अलग अलग प्रकार की फैमिली में रहते हैं उसके ऊपर बात की गई है। वाटर है, जो पानी है उसके स्रोत, या ये जो वाटर कंजर्वेशन है, कैसे आप पानी को सुरक्षित या संरक्षित रख सकते हैं। आप वर्षा की पानी को कहाँ किस प्रकार से पानी प्राप्त की जाती है, जैसे आप देखेंगे कि कहीं टाका लगा करके, तो कहीं बारिश के पानी को जल छत पे कुछ ऐसा बना करके उस बारिश के पानी को संरक्षित किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे पानी कैसे क्या कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है और कहाँ से प्राप्त होती है उसके ऊपर बात करेंगे। अलग अलग जगहों की जो फूड है, भोजन है, अलग अलग जगह, जैसे आपका हांगकांग है, वहाँ लिंगहू फेन जो सांप से बना भोजन है वो खाया जाता है। आपके सरसों के तेल में बड़ी मछली जम्मू कश्मीर में फेमस है। तो अलग अलग जगह पे ओवरऑल इंडिया या कहीं कहीं जो आसपास के जो जगह है वहाँ थ्रू आउट कैसे कैसे भोजन प्राप्त किए जाते हैं, या कैसे कैसे भोजन कराया जाता है, या भोजन प्राप्त किया जाता है, इस सब के ऊपर भोजन से की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं है, उसके ऊपर चर्चा है। रहने के लिए जो घर का प्रयोग है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की है, उसके ऊपर बात किया गया है। ट्रैवल के लोग आने जाने के लिए कहाँ कहाँ, स्कूल जाने के लिए, अपने यातायात के लिए, जनरल आवागमन के लिए क्या क्या कौन सी गाड़ियाँ का प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर चर्चा है। और थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीजें हम करते हैं बनाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन है। तो कुल मिला के ये 6 थीम्स है ईवीएस की, और इसमें 2 चीजें हैं जिसकी सब थीम्स है, एक तो फैमिली एंड फ्रेंड और दूसरा फूड। ये 2 ही ऐसे थीम्स हैं जिसके सब थीम्स हैं, आपको याद रखना है। तो सब थीम्स तो आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप थीम्स याद रखते हैं, ये 6 थीम्स आपको याद है, तो सब थीम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल सीडीपी और थोड़ा सा ईवीएस से यही क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, एनालिसिस सीरीज कैसी लग रही है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और मिलते हैं हम नए, जैसे ही पेपर होता है नया पेपर, उस नए पेपर के एनालिसिस के साथ हम आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है अच्छे से तैयारी करें। गुड बाय एंड टेक केयर।